हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो सीए फाउंडेशन में आते हैं 12 मार्क्स के, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ट्रू फॉल्स सेक्शन हम उठाए हैं वो उठाए हैं हम आरटीपी से। हम लोगों को ट्रू फॉल्स का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, 4 तरीका है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल। बस इतना सारा ट्रू फॉल्स पढ़ के जाइए, आप पाओगे कि सर जो भी ट्रू फॉल्स आते हैं वो इसी सब में से आ जाते हैं। तो इतना हम लोग कवर कर लेना चाहिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जानने के लिए अगर आपको चैप्टर का नॉलेज होता है तो ट्रू फॉल्स हम लोग बिना पढ़े भी जाएं तब भी वो सही बन जाता है। चलिए, सबसे पहले जो ट्रू फॉल्स हम लोग लेंगे वो लेंगे आरटीपी नवंबर 2020 से। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नंबर ए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना। फॉल्स, अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना। एक्सपेंस और इनकम को हम लोग ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते थे। इसका मतलब ये तो फॉल्स है। तो पहला का आंसर क्या होगा? सिंपल, फॉल्स। और क्या रीजन देंगे? अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ऑन ड्यू बेसिस। Accrual basis means accounting on due basis and not on cash basis। पहला खत्म। दूसरा पढ़ते हैं। सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट साइड। फॉल्स। कैश बुक में हम लोग क्या सीखे जब सब्सिडरी बुक पढ़े हैं तो सर सेल्स बुक में हम लोग क्या सीखे सब्सिडरी बुक में कि सर सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है, कैश सेल तो कैश बुक रिकॉर्ड करता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स। सेल बुक इज kept to record credit sale only while cash sale is recorded in cash book। सी नंबर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू अराइव एट बैंक बैलेंस। फॉल्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि मेरा बैंक का बैलेंस मालूम चलेगा। बैंक रिकंसिलिएशन तो इसलिए बनाते हैं ताकि जो डिफरेंसेस है उनको रिकंसाइल करा सके। डिफरेंसेस किसमें? जो मेरा कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम है और जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको मिलाने के लिए, उनके काउजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये भी क्या है? फॉल्स। क्या इन सब के लिए कोई हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल में ही सीखे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर is prepared to reconcile the causes of difference between bank column of cash book and बैंक स्टेटमेंट, दैट इज पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम रिकंसाइल करा सके, मिला सके। क्या मिलाना है? काउजेज ऑफ डिफरेंस किसके बीच में?
जो हम लोग के कैश बुक में बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होता है उसके बीच के डिफरेंस को रिकंसाइल मिलाने को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। डी पढ़े, लिखा है फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। फॉल्स, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। हम बोले हाँ, लिखिए फॉल्स। फिनिश गुड्स आर valued at lower of cost or net realizable value NRV। ये हुआ फोर्थ बात। पहले इस चार को लिखिए। आइए ई नंबर, लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रीशिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। बोल रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो डेप्रीशिएशन और रिपेयर का जो अमाउंट होता है वो मोर और लेस हर साल बराबर ही होता है। हम बोले हाँ, कैसे? हम बोले आप सोचो ना, ये है मेरा डेप्रीशिएशन और ये है मेरा रिपेयर। जब मशीन नया होता है तो उसका अमाउंट अधिक होता है और डेप्रीशिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस में किसमें लगता है? हर साल के मशीन के वैल्यू के ऊपर जो WD बचता है। तो मान लो अगर हम 1 लाख रुपए कॉस्ट का मशीन खरीदें एकदम न्यू और इसके ऊपर मानते हैं कि सर 10% का डेप्रीशिएशन लगता है, तो पहला साल कितना लगा होगा? 10,000। मशीन जब नया रहता है तो रिपेयर बहुत कम होता है कि हाँ सर न्यू मशीन में बहुत कम रिपेयर होता है, तो हम मान रहे सर पहला साल में कोई रिपेयर नहीं, तो टोटल मेरे लिए खर्चा कितना बना? 10। अगले साल डेप्रीशिएशन क्या हो गया? घट गया, क्योंकि सर 1 लाख में 10,000 डेप्रीशिएट हुआ तो मशीन बचा 90 का, उसका 10% 9,000। मशीन जैसे जैसे पुराना होता है क्या मेरा रिपेयर बढ़ जाता है? हम बोले हाँ, रिपेयर बढ़ते चला जाता है और डेप्रीशिएशन का अमाउंट घटते चला जाता। अगले साल गए, हम बोले सर अगले साल रिपेयर और बढ़ जाएगा, फिर अगले साल, फिर अगले साल। तो इसका मतलब हुआ सर मोर और लेस अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो मेरे लिए खर्चा ऑन एन एवरेज सेम ही होता है। 10,000 अगर हो रहा है तो उसी के आसपास, कभी 10,000 होगा, कभी 9,800, कभी 10,200 भी हो जाएगा। तो वही पूछा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो डेप्रीशिएशन और रिपेयर का रिलेशन है और जो खर्चा उनसे बनता है टुगेदर करने से, वो मोर एन एवरेज यूनिफॉर्म चलता है। हम बोले ट्रू। आंसर में क्या लिखेंगे? ट्रू। लिखिए डेप्रीशिएशन अमाउंट अंडर reducing balance method is more in the initial period and goes on reducing depreciation amount under reducing balance is more in the initial period। जब मशीन नया नया होता है तो क्या होता है? डेप्रीशिएशन क्या होता है? अधिक होता है। एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग, और कम होते चला जाता है when the assets become old। वेयर एज, लेकिन जहां पर रिपेयर का बात, वेयर एज रिपेयर अमाउंट
is less in the initial year but keeps on increasing as the assets become old. तो रिपेयर के बारे में क्या है कि सर रिपेयर का पैसा शुरू में तो कम होता है क्योंकि मशीन नया होता है, लेकिन जैसे जैसे एसेट्स पुराना होता है रिपेयर का खर्चा बढ़ते चला जाता है। तो आप देखो कि सर डेप्रीशिएशन शुरू में अधिक था, रिपेयर कम था, दोनों मिला के फिर धीरे धीरे डेप्रीशिएशन का अमाउंट घटता है और रिपेयर का अमाउंट बढ़ता है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से ऑन एन एवरेज जो चार्ज बनेगा, जो खर्चा का अमाउंट बनेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। Hence, the amount of depreciation and repair is more or less is uniform in each year। बस यही बात आपको लिख के बताना है कि सर ये होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट पढ़े क्या लिखा है। ई के बाद एफ लिखा है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज ए गेन फॉर द ड्रॉइंग। बोल रहा है जब बिल का रिटायरमेंट के समय जो डिस्काउंट देते हैं वो ड्रॉई के लिए गेन है। ट्रू, सही बात है। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल is a gain for the drawing। ड्रॉई के लिए वो गेन, ये ट्रू है। अगर ड्रॉई के लिए गेन है तो किसके लिए लॉस है, हम बोले एंड लॉस फॉर ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर को पैसा छोड़ना पड़ता है, उसके लिए लॉस है। तो पॉइंट नंबर एफ भी हो गया। आगे बढ़ा जाए, पॉइंट नंबर जी क्या लिखा है, लिखा है ए विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। फॉल्स। अगर प्रोप्राइटर मालिक बिजनेस से कुछ निकाल लेता है तो वो ड्राइंग होता है और वो कैपिटल से रिड्यूस करते हैं, ना कि उसको हम पीएल में लिखते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो सर ये बात फॉल्स है। फॉल्स। क्या लिखा हुआ है, ए विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज ड्रॉइंग and not expense। Hence, it should be reduced from the capital and not charged to profit and loss account। तो ये हुआ हम लोग का इसके ऊपर बात। जी नंबर, आगे बढ़ेंगे। अगला बात क्या लिखा है, जी के बाद एच, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। फॉल्स। जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है पार्टनर के बीच में वो क्या होता है? इक्वल। तो सर इक्वल फॉल्स है ये बात। तो चलिए लिखा जाए, जी के बाद एच, इधर मिटा रहे हैं, इधर हो गया होगा आपका एच फॉर in the absence of partnership agreement, profit sharing ratio will be equal among the partners. एच के बाद आई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट कैश बुक and not income and expenditure. क्या ये सारा बात जो हम लोग ट्रू फॉल्स का कर रहे हैं इसके लिए कोई बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना पड़ता है? नहीं। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं अगर उस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने आप सीखे हैं तो ऑफकोर्स ये सारा बात भी हम लोग को आता होगा। लिखिए, चलिए मई 2020 के आरटीपी में आते हैं। मई 2020 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स। बोल रहा है सिनेमा हॉल को चलाने के लिए आप जो लाइसेंस लेते हैं वो रेवेन्यू खर्चा है। हम बोले नहीं, सिनेमा हॉल को चलाने के लिए उसको स्टार्ट करने से पहले ही हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हम बोल रहे हैं सर क्योंकि ये प्री ऑपरेशन खर्चा है तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एमोटाइज किया जाएगा धीरे धीरे कर करके। तो ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा है, इसको आप कैपिटलाइज करेंगे। ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो आइए लिखें, फॉल्स। लाइसेंस टू रन, license for running cinema hall is a pre-operative expense. Hence, it is capital expenditure and not revenue expenditure. पहला हो गया। दूसरा पढ़े, लिखा है reissue of forfeited share is allotment of share but not a sale. False. Reissue of forfeited share is sale of share and not allotment. क्यों? क्योंकि सर वो अर्लियरली कंपनी जब पहला बार बेची थी तभी अलॉटमेंट कर चुकी थी, दूसरे बार तो वो सिर्फ सेल करती है, फॉरफिट करती है और बेच देती है, कोई अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं होता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सर जब हम लोग री इशू करते हैं तब वो ऐसा नहीं होता अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह करके नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर है, कंपनी को उसको दोबारा बेचती है। तो सर ये कहना कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है वो गलत है, वो एक सेल ऑफ शेयर है। लिखेंगे फॉल्स। reissue of forfeited share is not
allotment of share, but only a sale of share. Because it is earlier allotted. तो ये हुआ हम लोग का ट्रू फॉल्स में बी का बात। सी में आते हैं, लिखा है इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर्स कमिटेड कैंसिल आउट द ईरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। बोल रहा है अगर किसी ईरर का इफेक्ट जो कमिट किया गया है, इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर कमिटेड कैंसिल आउट, अगर हम उस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, द ईरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर। उस ईरर को क्या कहेंगे हम? कंपनसेटिंग ईरर कहेंगे। एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, और बोल रहा है उससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो डिसएग्री हो जाएगा। हम बोले अच्छा क्या होगा? हम बोले सर इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अगर कोई इफेक्ट, if the effect of error committed cancel out, the error will be called compensating error and the trial balance will agree. अगर हम किसी error को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब उसको कंपनसेट कर देंगे, तो उसके बाद तो error जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो डिसएग्री क्यों करेगा? वो तो फिर एग्री कर जाएगा। तो वहां पे जहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब हम लोग ईरर को ये कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा। हम बोले नहीं, तब ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? एग्री कर जाएगा। हम बोले चलो लिखा जाए फॉल्स। इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर कमिटेड कैंसल आउट, जो ईरर हुआ है उसका इफेक्ट अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग ईरर। द ईरर्स विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर and the trial balance will agree. जब ईरर ही खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स वो तो ट्रायल बैलेंस एग्री करवा ही देगा। पॉइंट नंबर 4 लिखा है देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करेंट। बोल रहा है 2 तरीके हैं अकाउंट करेंट बनाने के। हम बोले सर फॉल्स, अकाउंट करेंट बनाने के 2 तरीके नहीं है, उससे अधिक तरीके हैं। हम लोग सीखे भी हैं कि हाँ सर 2 तरीकों से अधिक तरीका है हम लोग के पास बनाने के लिए। चलिए लिखे इस बात को। डी नंबर, फॉल्स, देयर आर 3 ways of preparing अकाउंट करंट। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, 2 तरीके नहीं हैं। अब आप चाहो तो उनको बता सकते हो क्या क्या तरीका है। एक तो है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, दूसरा प्रोडक्ट टेबल और तीसरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। 3 तरीके हैं। तो देयर आर 3 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट। नंबर 1 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट टेबल, दूसरा प्रोडक्ट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, और हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनाते भी हैं।
और तीसरा बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। तो ये हुआ हम लोग का डी तक। पहले यहां तक लिखिए। आइए ई नंबर, आइए पढ़े क्या है पांचवा। बोल रहा है इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। फॉल्स। कंसाइनी के पास तो ओनरशिप कभी ट्रांसफर होता ही नहीं, कंसाइनी तो एजेंट है। तो जो ओनरशिप है वो कंसाइनर के पास ही रखा रहता है। तो कंसाइनी के पास कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, चाहे वो गुड्स उसको मिल जाए या फिर वो गुड्स किसी और को बेच दे। तो हम बोलेंगे सर फॉल्स। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ownership does not transfer to consignee at any time. Because consignee act as एजेंट। जो कंसाइनी है क्योंकि वो एजेंट की तरह एक्ट करता है, उसके पास कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, चाहे गुड्स बिके चाहे गुड्स नहीं बिके। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ। आओ पढ़े। लिखा है इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल fall after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is known as red ink interest. True? क्या हम लोग सीखे हुए हैं सर, अगर ड्यू डेट जो हम लोग अकाउंट करेंट बनाते हैं उस जो हम लोग का डेट रहता है उसके बाद क्लोजिंग, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोजिंग करने का टाइम है उसके बाद अगर ड्यू डेट पड़ता है तो हम लोग उसको रेड इंक इंटरेस्ट बोलते हैं। और याद कीजिए हम बोले थे कि सर जितने पीरियड का अकाउंट करेंट बनाना है उसके बाद जो ड्यू डेट आता है उसका पैसा रिवर्स साइड में, उल्टे साइड में लिखते हैं। याद आ रहा होगा बात? तो ये बात तो ठीक ही है कि हाँ सर अगर अकाउंट करेंट के डेट के बाद कोई ड्यू डेट पड़ता है तो उस ड्यू डेट को हम लोग जो इंटरेस्ट निकलता है वो क्या होता है, रेड इंक इंटरेस्ट। उसको रेड इंक इंटरेस्ट अपोजिट साइड में लिखते थे, याद आ रहा होगा। चलिए क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू in case the due date of a bill falls after the date of closing the account, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such due date is written in red ink. In the appropriate side.
ऑफ द अकाउंट करेंट। तो ये हुआ हम लोग का उसका बाद कि सर जब ड्यू डेट अकाउंट करेंट के डेट के बाद पड़ता है तो उस केस में जो उसका जो इंटरेस्ट का इफेक्ट होता है वो हम लोग उसके अपोजिट साइड में एप्रोप्रिएट साइड में रेड इंक से लिखते हैं। अगला पॉइंट लास्ट है 7, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फॉल्स। एलएलपी का खुद का अपना एक्ट है। क्या एक्ट का नाम है? 2008 का एक्ट है। तो लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स। LLP एक्ट इज गवर्न LLP is governed under LLP Act 2008 and not under Indian Partnership Act। तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी मई 2020 का भी ट्रू फॉल्स। लिखिए। आइए अगला आरटीपी नवंबर 2019 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लिखा है गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है 600 रुपया का गुड्स अगर हम पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। फॉल्स। हम बोल रहे हैं इसके बारे में तुम लोग को एंट्री कर लेना चाहिए। आपको एंट्री देख के मालूम चल जाएगा। क्या एंट्री करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो सर यहाँ कैपिटल का तो बात ही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ फॉल्स है। क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट? हम बोले सर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। क्योंकि एंट्री आप देखो ना भाई, एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग टू परचेज। यहां तो कैपिटल का बात ही नहीं है। तो कहां क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट में। और कहां डेबिट होगा? ड्रॉइंग अकाउंट में। बस लिख दो। पहला फॉल्स। गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use should be credited to purchase account and debited to ड्रॉइंग अकाउंट। पहला हो गया। नंबर 2 अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ द रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस विल जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी। ट्रू। हम लोग मैनेजमेंट कंपनी को कंसल्टेंसी के नाम पे कुछ पेमेंट किए हैं, वो पेमेंट से हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो हम बोले सर फिर ये खर्चा आपको लंबे समय का फायदा देगा, तो ये कैसा खर्चा है? हम बोले सर ये फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्रू है ये तो। नंबर 2 ट्रू। अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी for consultancy to reduce working expense is capital expenditure because
it will provide or generate long-term benefit to the entity. तीसरा लिखा है the additional commission to consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission. False. जो एडिशनल कमीशन हम लोग देते हैं बैड डेट से बचने के लिए उसको डेलक्रेड कमीशन बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन नहीं. फॉल्स. The commission paid to the consignee who agree bear the loss on account of bad debt is called डेलक्रेड कमीशन. तीसरा भी हो गया. चौथा, when there is no agreement among the partner, profit or loss of the firm will be shared in the capital ratio. False. इक्वल बढ़ता है. फोर्थ नंबर. false. In the absence of partnership agreement, profit is shared equally. उसके बाद पॉइंट नंबर 5, when shares are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited. हम बोले correct. And the share forfeited account is credited with calls in arrear of share forfeited. हम बोले false. शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप से, ये सही है, लेकिन शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हम लोग करते हैं कॉल्स इन एरियर से नहीं. जो अमाउंट हमको मिल चुका है फॉरफिटेड शेयर से, उस अमाउंट से शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है. तो फॉल्स. क्या है लिखा हुआ स्टेटमेंट? व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited, and the share forfeiture account is credited with the amount received, and the share forfeiture account is credited with the amount received on forfeited share. जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उससे जो अमाउंट हमको मिला है वो अमाउंट हम लोग कहां लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर के क्रेडिट में. ये हुआ हम लोग का नवंबर 2019 के आरटीपी से ट्रू फॉल्स. लिखिए. आइए
मई 2019 का क्वेश्चन देखे, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द रिजल्ट एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट आर नॉट एग्जैक्ट। ट्रू बोल रहा है, जो रिजल्ट और पोजीशन आपको फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में मिलता है वो एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब हम बोल रहे हैं सर, एग्जैक्ट का मतलब होता है हम बनाए, तुम बनाए, कोई और बनाए, कहीं भी उसको बनाया जाए तो वो सेम आएगा। हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट कुछ एजम्पशंस पे बनते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्लस पर्सनल जजमेंट भी होता है मेकर का, जो बना रहा होता है उसका भी कुछ पर्सनल जजमेंट होता है, जिस कारण से वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा। ये कोई मैथ नहीं है कि दुनिया में कोई भी बनाएगा तो सेम आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट कुछ एजम्पशंस पे बनते हैं, कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, कन्वेंशंस पे बनते हैं, और प्लस जो मेकर है, जो उसको बना रहा है, उसका भी अपना पर्सनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, जिस कारण से ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। बात समझते हैं? तो ट्रू। पहला का क्या लिखेंगे? ट्रू। फाइनल अकाउंट्स आर prepared on the basis of assumptions conventions and conventions concept and personal judgment of the person who prepared them. तो पहला तो हो गया। नंबर 2, आइए पढ़े क्या लिखा हुआ है। द रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ ए सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है सस्पेंस अकाउंट इसलिए हम खोलते हैं ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। हम बोले फॉल्स। सस्पेंस अकाउंट हम लोग इसलिए ओपन करते हैं ताकि हमारा फाइनल अकाउंट डिले ना हो प्रिपरेशन होने में, क्योंकि अगर डिले हो जाएगा तो सर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो जो गलती हुआ है उसको अभी हम नहीं खोज पा रहे हैं, हम उसके लिए क्या खोल लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट, ताकि चलो जो गलती अभी नहीं खोजे हैं बाद में खोज लेंगे। लेकिन अगर हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो फिर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन डिले हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। हमको ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करवाना है इसलिए नहीं खोलते हैं। फॉल्स। द rationale behind the opening of suspense account is to avoid delay in the preparation of financial statement. The rationale behind the opening of suspense account is to avoid delay in the preparation of final statement. कि सर फाइनल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को डिले को रोकने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रायल बैलेंस को टैली कराने का ऑब्जेक्टिव नहीं। थर्ड बात लिखा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज फॉलोड
to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together. True. और ये वाला आंसर कहां मिल जाएगा? नवंबर में भी सेम यही है, नवंबर आरटीपी। क्योंकि हम लोग अभी अभी उसको लिखे हैं, दोबारा लिख के टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग। 4th नंबर लिखा है, अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स इनपुट प्रोसेसिंग मेथड एंड आउटपुट। बोल रहा है अकाउंटिंग को आप देख सकते हैं कि वो एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम है जिससे आप इनपुट और आउटपुट प्रोसेस करते हैं। हम बोले हाँ ट्रू। अकाउंटिंग का काम ही क्या है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना। किसके पास? यूजर्स के पास, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। हम बोले सही बात है, ट्रू। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring and communicating information to the users to take decision. अकाउंटिंग का पर्पस भी यही है कि सर वो आइडेंटिफाई करे, मेजर करे और उस इंफॉर्मेशन को किसको कम्युनिकेट करा दे? जो उसके यूजर्स होते हैं, जो यूजर्स है, जैसे क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, खुद कंपनी का मैनेजमेंट, ताकि उससे वो क्या ले सके? डिसीजन ले सके। तो ये था 4th नंबर। चलिए 5th की ओर बढ़े। लिखा है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज जनरली शोन एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट। फॉल्स। अभी तक ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ह्यूमन रिसोर्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं सर आप किसी को सैलरी देते हैं, वो उसका जो मेहनत का पैसा है वो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस आदमी का कीमत बता सकते हैं कि क्या है। तो मॉनेटरी टर्म्स में ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई, उसका ऑनेस्टी, उसका हार्डवर्क, इन सबको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते ह्यूमन रिसोर्स को। तो फॉल्स, 5th नंबर बात। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स are not shown in the balance sheet because it cannot be measured in monetary terms. कि सर आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम बोले हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 6, द फिनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ट्रू। 6th नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो सारा डिस्क्लोजर करेगा जो कि रेलिवेंट है और रिलायबल है। बोले हाँ। और उसके लिए प्रिंसिपल क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। वहीं पे लिखा हुआ है कि जितने भी मटेरियल, रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो हम लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ट्रू बात है, ट्रू। लिखिए, द फिनेंशियल स्टेटमेंट
must disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle. Point number 7. Debit note issued are used to prepare sales return book. False. डेबिट नोट तो हम लोग सब्सिडरी बुक में पढ़े कि हाँ सर डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न बुक में आता है, उसका सेल्स रिटर्न से क्या मतलब है? सेल्स रिटर्न में क्या आता है? क्रेडिट नोट. तो लिखेंगे फॉल्स. डेबिट नोट आर यूज्ड इन परचेज रिटर्न. ये था पॉइंट नंबर 7. उसके बाद पॉइंट नंबर 8. इन अकाउंट करेंट रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट. ट्रू. ट्रू. क्योंकि रेडिंग इंटरेस्ट को हम लोग अपोजिट साइड में लिखते हैं, जिस साइड का होता है उसके अपोजिट में लिखते हैं. याद कीजिए कि हाँ सर जो रेडिंग का बात आप बोल रहे हैं हम लोग अकाउंट करेंट में सीखे हैं कि जब भी अकाउंट करेंट के डेट के बाद कोई ड्यू डेट आता है ट्रांजैक्शन का, तो उस ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं, उल्टा साइड में हम लोग इंटरेस्ट को लिखते हैं. याद आ रहा है बात? हम बोले हाँ. तो सर जो रेडिंग इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग कहां लिख देते हैं? अपोजिट साइड में. इसीलिए उसको रेड इंक से लिखा जाता है कि सर जिस साइड आता है उस साइड ना लिख के उसके अपोजिट में हम लोग लिख रहे होते हैं. तो ये वाला बात भी हम लोग अभी अभी आरटीपी में डिस्कस किए हैं. किस एमटीपी में है? शायद नवंबर वाले एमटीपी में है या नहीं, नवंबर वाले में है कि मई वाले में? 2020 शायद उसी के अंदर है कि सर उसके अंदर दिया हुआ है ये बात. डिस्कस इन मई 2020 आरटीपी. आइए पॉइंट नंबर 9. क्या लिखा है? लिखा है टैली ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस टैलीड होता है उसका मतलब होता है मीन्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. हम बोले फॉल्स. टैली ट्रायल बैलेंस का मतलब ये कभी नहीं है कि सर वो ट्रायल बैलेंस सही है, वो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सही बन गया. एक्चुअली टैली ट्रायल बैलेंस मेनली ट्रायल बैलेंस क्या बताता है कि सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स का कि सर मैथमेटिकली वो ठीक है क्योंकि दोनों साइड मैच कर रहा है, लेकिन ईरर ऑफ प्रिंसिपल एंड ईरर ऑफ कमीशन वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करते हैं. कि हाँ सर अगर आप किसी एसेट्स को एक्सपेंस लिख दो तब भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? मैच कर जाएगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि टैली किया हुआ ट्रायल बैलेंस इस बात का कोई गारंटी नहीं देता है कि उसमें सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो गए हैं और वो सही सही बन गया. बात ठीक? आइए लिखें इस बात को. फॉल्स. ट्रायल बैलेंस only checks arithmetical accuracy of the book.
error of principle, and error of commission. Does not affect the trial balance. Does not affect the agreement of trial balance. तो ये था मई 2019 का आरटीपी का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए नवंबर 2018 का ट्रू फॉल्स देखें। लिखा है नंबर 1, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉल्स। वोकेशन के प्रैक्टिस से जो इनकम जनरेट करते हैं उनका कैसे निकाला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके। लिखेंगे फॉल्स। नेट इनकम in case of persons practicing vocation is determined by preparing income and expenditure account. The problem of rating interest arises when the due date of transaction fall after the closing date of account current. हम लोग ट्रू। अकाउंट करेंट जब हम लोग बंद करते हैं उसके बाद जिस ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट पड़ता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? रेडिंग लेते हैं। ट्रू। और इसको हम लोग नेगेटिव इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये वाला बात तो डिस्कस किया हुआ है किसमें? मई में। डिस्कस्ड इन मई 2020 आरटीपी। आप वही वाला बात को फिर से लिखिएगा। थर्ड नंबर, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नेचर ऑफ रियल अकाउंट। फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। Fourth, the balance in petty cash book represent an asset. True. petty cash book में जो पैसा बच जाता है वो assets ही तो है। True. Balance in petty cash book is an asset. पांचवा पॉइंट, स्टॉक एट द एंड इफ अफेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। ट्रू। क्या हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखे भी हैं? हाँ। ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां मिलता है हम लोग को? हम बोले सर हमेशा वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मिलता है, लेकिन अगर कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाए तो क्या हम लोग सीखे हुए हैं कि सर वो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल गया तो वो सीधा सीधा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। उसका ट्रेडिंग में कोई मतलब नहीं है। तो ट्रू। क्लोजिंग स्टॉक appearing in the trial balance
is recorded only on the asset side of balance sheet and not in trading account. और ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में कब रिकॉर्ड होता है? जब सर वो ट्रायल बैलेंस के नीचे अवेलेबल हो। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए तो सीधा वो बैलेंस शीट में चला जाता है। हम बोले हाँ, ये था पांचवा बात। अगला बात 6 लिखा है सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। ट्रू, वो तो एसेट्स है। बिकॉज इट नीदर रिड्यूस एसेट्स नॉन इंक्रीज लाइबिलिटी। हम बोले बिल्कुल सही। अगर हम एडवांस में सैलरी देते हैं तो उससे ना तो मेरा कोई एसेट्स बढ़ता है ना ही कोई मेरा लाइबिलिटी घटता है। आप देखना, एडवांस में सैलरी देंगे तो एंट्री क्या होगा? सर एडवांस सैलरी डेबिट टू कैश। तो सर इससे तो एसेट्स घटा। हम बोले इससे एक एसेट्स घटा और एक एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं और ये एक्सपेंस है नहीं। तो सर ट्रू, 6th पॉइंट ट्रू। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। Is not an expense. Because it neither reduce assets nor increase liability. Seventh point, laboratory and library deposit taken from the student in case of educational institution are shown on the liability side of the balance sheet. True, हम लोग जो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के लिए एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं वो स्कूल के लिए क्या रहता है? हम बोले एक तरह का लाइबिलिटी रहता है जो बाद में हम लोग को रिफंड होता है। तो हम बोले ट्रू, ये एक लाइबिलिटी है। प्लस ट्रू क्या है? लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट taken from the students in case of educational institutions are shown on the liability side लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये था हम लोग का 7th पॉइंट। लिखिए, बिकॉज इट इज टू बी रिफंडेड। क्योंकि सर ये आपको रिफंड करना पड़ता है इसी का। आइए मई 2018 का बात करें। मई 2018 आरटीपी में जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है उसमें पॉइंट ए से लेके आई तक जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम नवंबर 2020 का डिक्टो, सेम टू सेम एकदम।
तो ए से लेके आई तक जो क्वेश्चन है वो दोबारा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो नवंबर 2020 का हम लोग बनाए हैं स्टार्टिंग में, तो ऑलरेडी सॉल्व है। लेकिन इस आरटीपी में दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एक जे और एक के हम लोग का सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रेशियो चैप्टर हमारे सिलेबस से हट गया है। तो बचा कौन, ले दे के बस एक जे। आइए पढ़ें। लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। फॉल्स। डिबेंचर का इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट से पहले होता है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे वो प्रेफरेंस का हो। किसी भी शेयर पे डिविडेंड दें उससे पहले डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया जाता है। लिखेंगे फॉल्स। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड बिफोर एनी डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर। तो आरटीपी मई 18 बनाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर 2020 में जो आरटीपी सॉल्व किए वही का वही डिक्टो है। बस इसमें दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक जे जिसको हम लिख लिए कि सर उसका आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिविडेंड पेमेंट से पहले ही मिलता है। और एक है के, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब ये एप्लीकेबल हम लोग के लिए नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया था। तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी से रिलेटेड जितना भी ट्रू फॉल्स था वो। नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा, एमटीपी से रिलेटेड जितना भी ट्रू फॉल्स है वो लिखिए।